ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ दिया था 1828 के अंदर जी.एस. ओम ने। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस जब आई करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, जो वोल्टेज इसके एंड्स के अक्रॉस अप्लाई की गई है उसके, या बोल सकते हैं वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटा के क्या बनता है? V इक्वल्स टू आई आर, और R बनता है R इक्वल्स टू V अपॉन आई। यहाँ पे अब R एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस जब करंट फ्लो करता है उसके रास्ते में जो रुकावट पैदा होती है, जो ऑब्स्ट्रक्शन आती है, जिसकी वजह से जो कंडक्टर है वो हीट होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अब जो ये रेजिस्टेंस है ये डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर। जब कंडक्टर की किसी कंडक्टर की जब लेंथ इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। थर्ड है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर कि वो मटेरियल या कंडक्टर किस चीज़ का बना हुआ है वो। और फोर्थ है टेम्परेचर के ऊपर, कंडक्टर के टेम्परेचर के ऊपर। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। मान लिया V इस तरफ है x एक्सिस के अलोंग और I इसके अलोंग है y एक्सिस के अलोंग। तो देखो ये वाला जो लाइन मिलेगी ना, ये कैसी है? लीनियर। मान लिया कि वोल्टेज 10 वोल्ट अप्लाई कर दिया हमने और करंट उसमें से फ्लो कर रहा है उस टाइम पे 1 एम्पियर का। और जब हमने 20 वोल्ट की वोल्टेज अप्लाई की तो उस टाइम पे आई की वैल्यू कितनी रहेगी? 2 एम्पियर। जब 20/2 करेंगे फिर से कितनी वैल्यू बनेगी? 10। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। पहले क्या किया हमने? 10/1 किया तो वैल्यू कितनी आई? 10 के इक्वल। जब 20/2 करेंगे तो भी किसके इक्वल आएगी? वो 10 के इक्वल। थर्ड वैल्यू जब मान लिया कि वोल्टेज हमने इंक्रीज करके और 30 वोल्ट पे कर दी तो करंट की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी आएगी? 3 एम्पियर की। तभी तो क्या फॉलो करेगा? ये लीनियर पाथ। मान लिया 10 के ऊपर ये वाली वैल्यू है 1 एम्पियर के ऊपर, 20 के ऊपर 2 और 30 के ऊपर 3। तो जो ग्राफ मिलेगा ना वो ये वाला मिलेगा। और कैसा पाथ होगा? ये लीनियर पाथ है। अब देखो जब इसका स्लोप निकालते हैं तो स्लोप क्या होता है? tan थीटा के इक्वल। और थीटा जो होगा जो एंगल होगा वो किस किस के बीच में होगा? रेजिस्टेंस और आई के बीच में, ये वाला एंगल। अब स्लोप जब निकालते हैं तो स्लोप निकलता है tan थीटा इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, यानी वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस के ऊपर कौन सी टर्म है? आई वाली, करंट वाली, यानी डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा वी बनेगा। लेकिन ये किसके इक्वल बनेगा? 1/r के। क्यों? क्योंकि r किसके इक्वल था? v/i के। लेकिन यहाँ पे तो क्या है? i ऊपर है v नीचे है, तो क्या आ जाएगा? डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी किसके इक्वल बनेगा? 1/r के। अब यहाँ से एक दूसरी क्वांटिटी आती है कि रेजिस्टेंस जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा के एक टर्म आ जाते हैं रो, यानी R इक्वल्स टू रो L/A। और इसी रो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी, या बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर कि मटेरियल किसका बना हुआ है, कंडक्टर किस एलिमेंट का बना हुआ है। हर एक एलिमेंट के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग रहेगी। अब देखो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं ओम्स लॉ की। फर्स्ट लिमिटेशन है ओम्स लॉ की कि रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉन लीनियर फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर्स। देखो कंडक्टर्स दो तरह के होते हैं, एक जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं और दूसरे वाले जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर्स, और जो फॉलो नहीं करते उनको बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो यहाँ पे देखो जो मोस्टली जो मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं? ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं, कंडक्टर होती हैं। तो जब ये क्या करेंगी, मेटल्स के ऊपर जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसका करंट क्या होता जाता है? टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता जाता है जब पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाते हैं।
और कुछ टाइम के बाद यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, करंट कांस्टेंट हो जाएगा और एक लीनियर पाथ मिलने की बजाय क्या मिलेगा, इस तरह का कर्व शेप में। तो ये जब ये मतलब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उस टाइम पे इनको क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। दूसरी है द रिलेशन बिटवीन V एंड I डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V। कुछ जैसे डायोड और ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होता है कि पॉजिटिव V के लिए मान लिया कि 20 वोल्ट ले लिया हमने पॉजिटिव V, तो इसके अंदर 20 वोल्ट के ऊपर करंट की वैल्यू क्या हो रही है, एकदम से इंक्रीज हो रही है। लेकिन ऊपर देखो ये किस में है, मिली एम्पियर के अंदर, और नीचे नेगेटिव करंट की वैल्यू किस में है, माइक्रो एम्पियर के अंदर। तो पॉजिटिव के अंदर अलग से कर्व मिलती है करंट की, और नेगेटिव पोटेंशियल के सेम वैल्यू के लिए मान लिया यहाँ पे 20 थी तो यहाँ पे 20 के लिए कर्व अलग से मिलेगी। थर्ड है कि सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है कि वोल्टेज इंक्रीज करने पे करंट की वैल्यू कांस्टेंट मतलब एक वैल्यू, वोल्टेज की एक वैल्यू के लिए करंट की 2 या 3 वैल्यू मिल जाती हैं। यहाँ से क्या होता है कि वोल्टेज जब हम अप्लाई करते हैं तो करंट क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू के बाद फिर से ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो किसी एक वैल्यू के लिए देखो यहाँ पे 10 थी, 10 वोल्ट पे क्या है करंट की वैल्यू ये वाली है, और 30 वोल्ट के लिए भी क्या है करंट की वैल्यू ये वाली। तो करंट की वैल्यू क्या है, सेम, लेकिन वोल्टेज क्या है, अलग अलग। तो ये किस में होता है, सेमीकंडक्टर्स के अंदर। तो ये क्या थी, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। यहाँ से देखो फर्स्ट के अंदर जब मान लिया जूल हीटिंग इफेक्ट, जब हम देखते हैं क्या था फॉर्मूला, H इक्वल्स टू I² RT, कि जब टाइम के साथ साथ जब कंडक्टर हीट हो जाता है, उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो उस टाइम पे उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पे जब करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है जब कंडक्टर हीट हो जाता है उस टाइम पे। तो ये थी लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। अब है कि ओम्स लॉ कहाँ से आया, रिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पढ़ी थी, रिलेशन क्या था, VD इक्वल्स टू ई अपॉन में m टाउ एवरेज। ई क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाउ था रिलैक्सेशन टाइम, और उसका क्या ले रखा है, एवरेज। अब हमने एक टर्म वो पढ़ी थी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, V इक्वल्स टू ई डॉट डी आर क्या था, वहाँ पे दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस थी, लेकिन यहाँ पे वो क्या ले ली, L ले ली। तो E इक्वल्स टू बनेगा V अपॉन L के, ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दो तो VD आएगा, E की जगह पे पुट कर दिया V अपॉन L, और ये सारी टर्म ही होती हैं। उसके बाद है I और VD के अंदर एक रिलेशन था, I इक्वल्स टू VD ENA। तो यहाँ से VD की वैल्यू पुट कर दो ऊपर से, ये वाली सारी, और V को बाहर निकाल लेते हैं और सारी टर्म अंदर। तो V अपॉन I, ये वाला उस साइड जाके पलट जाएगी, ML अपॉन में E² NA टाउ एवरेज बनेगा, और ये किसके इक्वल बनेगा, R के। क्यों, क्योंकि V अपॉन I क्या होता है, रेजिस्टेंस R के इक्वल। तो ये वाली वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाएगी, R के। तो ओम्स लॉ आ गया V इक्वल्स टू I R, और यही क्या होता है, ओम्स लॉ।